डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, हम लोग अभी मैट्रिसेज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जेईई मेन 2020 के लिए रिवाइज़ कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, है ना। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन, जिसको हमने नल मैट्रिक्स कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट को, और फिर आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पे नल मैट्रिक्स होता था। और हमने ये भी बताया था कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स की आप हमेशा एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कर सकते हैं। और क्या पढ़ा था? और पढ़ा था हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में। हमने ये भी बोला था कि आगे की जो क्लासेस हैं उसमें ये सारी बेसिक चीज़ें यूज होंगी। तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक एक करके मैं बताऊंगा, आप काफ़ी क्लास को एंजॉय करेंगे। हम लोग जेईई के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें वन बाई वन आज की क्लास में डिस्कस की जाएंगी। तो स्टार्ट किया जाए। तो आप पहली हेडिंग लिखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रांसपोज है क्या ऑफ ए मैट्रिक्स। ये किसी भी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी मैट्रिक्स के बारे में हम कह रहे हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। एक इस तरह का अरेंजमेंट लिखा है 2 3 4 5 0 -2, है ना। अगर मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप क्या बोलते हो? तो सर ऑर्डर में रो 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को पता है। और हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? तो देखो, अगर हमने एक, जैसा आपने डिटर्मिनेंट मेरा क्लास किया है तो उसमें हम लोगों को पता है कि अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट रो है ना, अब एक नया अरेंजमेंट हम लोग बनाएंगे जिसमें ये फर्स्ट अरेंजमेंट, देखो बच्चों मैं इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि अगर इसमें से कोई भी दो एलिमेंट की लोकेशन चेंज कर दें तो ये पूरा हमें एक नया सिस्टम, मतलब नया मैट्रिक्स दिखेगा। इसीलिए इसको अरेंजमेंट कह सकते हैं आप। मैट्रिक्स इज बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे। अरे का मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज आपका जो हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए ट्रांसपोज, या इसको ऐसे कहिए, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इस, इसको देखो नोटेशंस पहले ध्यान रखें। तो एक तो इस तरह का नोटेशन होता है जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, कहीं कहीं ए के ऊपर बार भी लगा होता है। ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको सेट थ्योरी की भाषा में कहते हैं। और यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों? ए ट्रांसपोज। तो वो क्या बताया कि हमने अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, तो देखिए ये जैसे 2 3 4 लिखा है, अब कॉलम वाइज लिख दीजिए 2 3 4। क्लियर? और ये सेकेंड रो में क्या है? 5 0 -2। तो अब हम सेकेंड कॉलम में वो चीज़ लिखेंगे 5 0 माइनस और 2। और बच्चों मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो 1 2 3 रोज एंड सेकेंड कॉलम 2 कॉलम्स, तो ये लिखेंगे 3 × 2। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लें तो फिर से रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा पहली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो उसकी फॉर्मल डिफिनीसन ये है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे, है ना, m × n, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज, क्या लिखेंगे बताओ? तो हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज या एक कॉम्प्लीमेंट टाइप का, इसको ए ट्रांसपोज ही पढ़ते हैं, जब सेट रहता है तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों मैंने ये बताया कि आप रो को क्या कर रहे हैं? कॉलम में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो जिससे हमें ट्रांसपोज मिल जाता है।
तो देखिए इसमें क्या है कि हमने क्या लिखा है, अब ए आई जे को क्या लिखेंगे बच्चों, ए जे आई, जैसे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया ना, तो आईएथ रो को जेथ कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आईएथ रो को आईएथ कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। तो क्या लिखेंगे, इसको एक्सचेंज कर दीजिए इसकी लोकेशन को, तो ए जे आई, और ऑर्डर आप देख रहे हो 2 क्रॉस 3 से कहाँ चले गए, 3 क्रॉस 2, तो एम क्रॉस एन से कहाँ जाओगे, एन क्रॉस एम, है ना। एक बार चेक कर लेना, हमने क्या कहा कि अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज एक नया टर्म है जिसको हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे टॉपिक, चीज़ें कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। पहले डिफिनीसन के बारे में पढ़ते हैं। तो ए जे आई एन इंटू एम, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ट्रांसपोज के बारे में मैंने बता दिया। आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो आप क्या करिए, उसके जितने रोज़ हैं उनको क्या करोगे बच्चों, कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा ट्रांसपोज। अब हमें ट्रांसपोज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। ये अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक से ज़्यादा भी मैट्रिक्स हो सकती हैं। तो पहला तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों, ए के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू ए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि एडिशन पे अगर हम लोग ट्रांसपोज यूज़ करें, जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करें और उसके बाद ट्रांसपोज लिखें, तो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर। फिर तीसरा होता है आपका कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज करें तो सिमिलरली ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आता है। फोर्थ होता है इसमें कि अगर स्केलर से कोई मल्टीप्लाई करोगे, देखो जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि उसके सारे नंबर्स में आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप अगर ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, अलाइनमेंट ही तो केवल चेंज होगा। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि k टाइम्स ए अगर मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज किया तो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ए ट्रांसपोज, जहाँ पे k एक क्या है, स्केलर है। क्लियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पांचवा जो कि सबसे, और ये कह सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ को मिला के थर्ड प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये कह सकते हो आप। दूसरा ये होता है कि ए बी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है या लॉ है आप कह सकते हो, ये होता है आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ, है ना। इसका वैसे जनरल भी प्रूफ होता है, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अब जैसे ए बी होल ट्रांसपोज किया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना कि जब ए बी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये सारे टर्म्स आपके डिफाइंड है, मतलब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो से मैच करना चाहिए, तभी तो ए बी लिख पाओगे ना। अदरवाइज मान लीजिए ए बी आया ही नहीं तो प्रॉपर्टी कहाँ से लगाएंगे। ये बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि ए बी डिफाइंड होना चाहिए तभी ये लिख पाएंगे। और इसी को मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे इन जनरल, तो जैसे मान लीजिए 4 मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी और ये चारों के प्रोडक्ट डिफाइन हैं, तो इसको लिखा जाता है रिवर्सल लॉ का मतलब पहले डी लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी लिखा और फिर ए लिखा, तो ये हो गया रिवर्सल लॉ का मतलब। अगली चीज़ इसमें ये होती है बच्चों की जैसे ट्रांसपोज ऑफ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका जो ट्रेस होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। तो अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे आप इन सबको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, इसको तो मैंने एग्जांपल में ही दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसको मैंने क्या कहा कि एग्जांपल में ही दिखा दिया। और a प्लस बी होल ट्रांसपोज, आप इसको कोई भी मैट्रिक्स लेकर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना।
उसी तरह से a माइनस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, k टाइम्स a ट्रांसपोज का मतलब मैंने क्या बोला कि k से मल्टीप्लाई करोगे भैया तो सारा एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ट्रांसपोज लोगे तो सारे एलिमेंट्स रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, फिर पता चलेगा सब में k बाहर आ रहा है तो k को उसको बाहर खींच रह सकते हैं, और बाकी जो दिखेगा वो a का ट्रांसपोज दिखेगा। ये जो लॉ है इसका प्रूफ भी होता है, लेंदी है, अभी हम लोग रिवीजन क्लासेज में इसको स्केप करेंगे। तो प्रूफ ये होता है बच्चों कि इसमें इन जनरल मैट्रिक्स को एज्यूम किया जाता है जिससे आपका ए बी का प्रोडक्ट डिफाइन हो, और उसके बेसिस पे हम लोग अपना ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ए बी जैसे ही निकल गया ए बी का होल ट्रांसपोज क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भूलोगे तो नहीं ना, मत भूलना, भूल जाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। रिवर्सल लॉ हम लोग 3 जगह पढ़ते हैं बच्चों, एक होता है ट्रांसपोज में पढ़ा जाएगा, एक इन्वर्स में, एक एडजॉइंट में, 3 जगह होता है। जेई उसी को टारगेट करता रहता है, उसी पे क्वेश्चन पूछता रहता है। आप भी इंजॉय करिए और फॉर्मूले याद रखिए, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो ये हमने लिख दिया। इन जनरल क्या होता है, ए बी सी डी होल ट्रांसपोज इक्वल टू डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ तक मैं मान के चलूँ क्लियर हो गया। ट्रेस के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या बताया था ट्रेस के बारे में, बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसीलिए बच्चों कहता हूँ ना कि क्लास सीक्वेंस में देखो कई सोच रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि ट्रेस का मतलब क्या हुआ। अरे भाई ट्रेस का मतलब जो आप जानते हैं वही हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6 मैं ट्रेस से रिलेटेड लिख रहा था। लेट अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर इसको बताऊं तो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, है ना। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो रिवाइंड करिए और उसको ज़रूर देख लीजिए। क्लियर, नोट कर लेना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑर्डर 3 के लिए दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर 3 का ये मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि यहाँ पे ट्रेस ऑफ A कितना है, तो आप क्या बोलोगे, A1 प्लस B2 प्लस C3। इन जनरल हम लिख के चल रहे हैं, आप चाहें तो A11 A12 इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखोगे ये A1 B1 C1 क्या बताया था, रो को कॉलम में लिखना, और ये हो जाएगा A2 B2 C2, ये A3 B3 C3, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस B2 प्लस C3। आप ये देख रहे हो कि ये B और ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, इस वजह से आपका ट्रेस की वैल्यू जो है वो इक्वल आता है, ठीक है। तो आप ऑर्डर 3 के लिए कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं, या ऑर्डर 2 के लिए कर लीजिए अगर आपको ऑर्डर 3 का टफ लगता है तो। ऑर्डर 3 का मैं बार बार बच्चों इसलिए बोलता हूँ ऑर्डर 3x3 का कि हमारे सिलेबस में अप टू ऑर्डर 3 तक ही है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अप टू ऑर्डर 3। अगला इसमें होता है बच्चों की जो डिटर्मिनेंट है ए ट्रांसपोज का और ए का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमने पहली प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसी चीज़ को यहाँ पे ट्रांसपोज टर्म यूज़ किया जाता है। जब हम डिटर्मिनेंट बता रहे थे तो उस समय आपने ट्रांसपोज के बारे में कई बच्चे नहीं जानते थे, इस वजह से हम उसको टर्म यूज नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, सब इक्वल होगा। और एक चीज़ और बच्चों, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, ये तो आप जानते ही हैं। क्लियर। तो ये रहा 7th प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ है, बाकी सब अंडरस्टूड है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम लोग देखो ये जो ट्रांसपोज कर रहे हैं इसके बेसिस पे आपके 2 तरह की मैट्रिक्स होती हैं, एक होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी होती हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जेई मेन जे एडवांस में बच्चों खूब पूछा जाता है ये
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब, अब देखो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम तभी यूज़ करेंगे जब अपना मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाए, स्क्वायर, तभी तो ए ट्रांसपोज और ए को इक्वल कर पाएंगे ना। अगर m क्रॉस n कर देंगे तो n क्रॉस n हो जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद, तो दोनों को इक्वल करोगे तो m इक्वल टू n, मतलब ये सब प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। तो अगली आप हेडिंग लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, लिखिए। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करिएगा, आराम से आप लिखिए, है ना। इसमें हम टाइम लेंगे क्योंकि इसमें ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आता रहता है आपका एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें बच्चों पॉइंट ये है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो अगर उसी के इक्वल आ जाता है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक होते हैं उनके कंजुगेट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग प्रॉपर वे में लिखेंगे कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n, है ना, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन A is called symmetric matrix। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ और बता देते हैं, ये कैसे दिखेगा बेसिकली। तो देखिए ऑर्डर 3 का मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल के तौर पे है कि अगर आपने ए को इस तरह से लिखा, इसमें बेसिकली कंजुगेट एलिमेंट सेम होते हैं। तो जैसे मैंने देखो ये ए बी सी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एच लिखा हूँ तो यहाँ पे भी एच लिखेंगे, यहाँ जी लिखा हूँ तो यहाँ पे भी जी लिखेंगे, यहाँ एफ़ लिखा हूँ तो यहाँ पे भी एफ़ लिख देते हैं। तो ये है आपका, है ना। सी को थोड़ा नीचे आप लिख दीजिएगा, सी मतलब आपको थर्ड रो में दिखना चाहिए, ठीक है ना। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये कैसे कंफर्म किया, तो यहाँ पे कंजुगेट एलिमेंट सेम है। जैसे यहाँ एच A12 का A21 कंजुगेट, ए जी जी ये लिखा है, ये एफ एफ लिखा है, ठीक है ना। इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोज निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा ये वहीं आ जाएगा। जैसे ए एच जी को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है ना, फिर एच बी एफ, फिर जी एफ सी, तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो आप कह सकते हो कि दैट इज़ यहाँ पे कंजुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल। कंजुगेट एलिमेंट्स लिखना भी है आप लोगों को साथ में, केवल कथा कहानी की तरह नहीं सुनना है ना। लिख रहे हो ना, लिखो इसको आराम से। कंजुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, दैट इज़ कंजुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको कभी भी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ड दिखे, इसका मतलब बच्चों समझ जाना कि आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, समझ जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, ट्रांसपोज करने के बाद, अगर ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स के बिहेवियर या उसके अरेंजमेंट या उसके एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क ना दिखे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रहा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि कंजुगेट एलिमेंट सेम होते हैं, पॉइंट नंबर 1, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल होती है, पॉइंट नंबर 2। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप हेडिंग लिखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी टर्म के आगे एक स्क्यू वर्ड यूज़ कर लेना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, जो कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं वह एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं,
है ना। इसी चीज़ को मैं लिखूंगा, आप चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज़ नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n satisfying A transpose equal to minus A, then A is called skew symmetric matrix। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि दैट इज़ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि ए जे आई आपका विथ पॉजिटिव साइन था। फॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ईच पेयर ऑफ आई एन जे। ये हर पेयर ऑफ आई एन जे के लिए आपका ए आई जे की वैल्यू माइनस टाइम्स ए आई जे के इक्वल होती है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई। एक चीज़ और देखो, जैसे हमने 3x3 का आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया हूँ, उसी तरह से आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर लिखना है ना, तो ऑर्डर 2 का अगर लिखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना, डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देना। अब ये क्यों करते हैं ये मैं अभी बताता हूँ। दूसरा, अगर यहाँ पे b लिख दिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस b। एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स, मतलब इनका सम 0 होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हम लोग लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहला वर्क करेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको 0 कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब बच्चों क्लियर है ना, a11, a22, a33। फिर कंजुगेट एलिमेंट्स को एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स दिखाना है, मतलब उनका समेसन 0 दिखाना है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे a लिखा हूँ तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, माइनस ए। अगर यहाँ पे मैंने b लिखा है तो यहाँ पे माइनस b। अगर यहाँ पे c लिखा हूँ तो यहाँ पे माइनस c। ये a है ना, ध्यान रखिएगा। और ये माइनस ए। ये मेरा तो पेन है ना, ये भी आज चाहता नहीं है कि आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखें, देख ही रहे हैं इसका नाटक। तो आज ही हम जाएंगे और अच्छा पेन लाएंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ दिखें, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, और इसका ऑर्डर क्या बताया था मैंने, 2x2। तो देखो एडिटिव इन्वर्स हो गया एक दूसरे का। तो ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होती है। एक नॉर्मल स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो रिजल्ट ही याद है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको तो नहीं पता होगा। कैसे आपके कहने से थोड़े मानेंगे, हम प्रूफ जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अब बच्चों मैं प्रूफ बताता हूँ इसका क्या है। तो देखो ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई करना है ना। और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, तो आप नोट करके इसी में एक पॉइंट लिख लीजिए। 2 पॉइंट लिखवाएंगे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो पहला ये है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या जानते हो आप सब? आप जानते हैं कि i की वैल्यू क्या होती है, j के इक्वल। फॉर ऑल i एंड j आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए आई की वैल्यू बेसिकली माइनस टाइम्स ए आई हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? फॉर एवरी i, तो ये इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 टाइम्स ए आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। और जब 2 टाइम्स ए आई लिखोगे तो इससे ए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 फॉर ईच आई, है ना, या एवरी आई ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो सिंबल होता है ना, इसको कहते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल या फॉर एवरी। तो बच्चों इसको ध्यान रखो, है ना। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या किया, ए आई जे की वैल्यू माइनस ए आई। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि एक दूसरे के ये नेगेटिव हैं, ठीक है। जब ये दूसरे के नेगेटिव हैं तो आप कहोगे फिर इसको किसका नेगेटिव बनाएंगे। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू खुद 0 हो जाए, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कंसेप्ट। ए इक्वल टू माइनस ए करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी,
जीरो के इक्वल आ जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ जीरो लिखा है। यहाँ पे भी क्या लिखा हूँ, जीरो लिखा हूँ। तो ये रहा आपका पहला रिजल्ट। आप इसको पॉइंट बना के आप नोट करके लिखिए। क्या लिखोगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। लिखिए इसको। डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix आर जीरो। बच्चों ये ऑर्डर 2 का हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 का हो या ऑर्डर n का हो, सभी डायगोनल एलिमेंट्स उसमें जीरो आएंगे। ये पहला रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट जो जेईई में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, वो ये होता है कि जैसे ऑर्डर में हम लोग पढ़े हैं 2x2, 3x3 जो मेनली पढ़ते हैं, और इसमें जैसे 4x4 भी बोल सकते हैं, 5x5। तो एक होता है इवन ऑर्डर, एक होता है ऑड ऑर्डर। जब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर बोला जाता है, इसका मतलब 2x2, 4x4, 6x6, मतलब जिसमें n क्रॉस n जो लिख रहे हैं तो n आपका इवन हो। और ऑड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों कि अगर 3x3, 5x5, मतलब जो n क्रॉस n करना है उसमें n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो उसको ऑड ऑर्डर कहेंगे। तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर वाली हैं उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आती है। मैंने देखा है बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, पहले तो रिजल्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा था, एक है आपका ये 3x3 और ये 2x2 की मैट्रिक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब हमें इसको इन जनरल प्रूफ करना है बच्चों, तो मैं एक एक करके प्रूफ बताता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ ये है, आपको कहीं भी आए ये लिखाना कि सिंस ए, या ऐसे इसको लिखिए कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बताओ कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या जानते हैं हम लोग, ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल। तो ये रिलेटेड है आपका ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल। यहाँ तक हो गया। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट को अप्लाई कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, -1 टाइम्स ये है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम k से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे नंबर्स k से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो k आपके n रोज़ में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो डिटर्मिनेंट में कॉमन लेते समय हर रो से एक k बाहर आएगा। तो और ये तो अभी पिछले रिजल्ट में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट a ही होता है, और यहाँ पे आप लिखोगे -1 टू दी पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट a। और बच्चों ये बताओ n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे लिखा है ना ऑफ ऑड ऑर्डर, तो n की वैल्यू क्या हो गई, ऑड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस आप यहीं पे चाहें तो लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये इसलिए क्योंकि n की वैल्यू ऑड है। अब एक तरफ ले जाएंगे तो ये 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0, तो इससे हमें कंफर्म मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0।
तो कभी भी आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर दिख गया तो उसकी वैल्यू क्या करोगे, 0। एक चीज़ ध्यान रखना, इवन ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसका डिटर्मिनेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको सिर्फ डायरेक्ट 0 किसको करना है, ऑड ऑर्डर वाले को, इवन ऑर्डर को मत कराना। नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना, इवन ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी, ऑड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी इन जनरल। इवन ऑर्डर को नॉन जीरो करते हैं, वो तो डिपेंड करेगा जो वैल्यू है उस पर। तो ये 2 रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, और दूसरा पॉइंट कि अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली इसमें प्रॉपर्टीज होती है, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज, आप कॉपी पे लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, पहला तो यही होता है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आप कह सकते हो कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि लिखने को तो लिख लिए, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, उसका बस एक ही तरीका है कि आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। अगर ट्रांसपोज की जो वैल्यू है अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक, अगर उस मैट्रिक्स के विथ नेगेटिव साइन के इक्वल आती है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आए तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जितनी प्रॉपर्टीज हम बताएंगे इसको एज ए क्वेश्चन की तरह याद रखिएगा और एज ए रिजल्ट के तरह पे आप एज ए क्वेश्चन की तरह भी डील कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, जैसे इसको हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप इसको लिख लीजिए। मान लीजिए एक नया मैट्रिक्स मान लेते हैं P A प्लस A ट्रांसपोज, तो आप क्या करो P ट्रांसपोज लिखो, तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या बताया था मैंने, इसका प्रॉपर्टी लिखवाया था ना, A प्लस B, भूलो मत, लिखवाया था। आप पेज पलट के देखोगे तो उसमें लिखा होगा। तो आप क्या लिखोगे, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A, दिस इज इक्वल टू P। तो P ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया बच्चों, तो क्या हुआ, A प्लस A ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, तो हैंस A प्लस A ट्रांसपोज या P भी लिख सकते हैं, दैट इज P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हम पिछली प्रॉपर्टी ही यूज़ कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ऑल्सो अगर A माइनस A ट्रांसपोज, आप चाहें तो इसको नया मैट्रिक्स मान सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो पहले तो वो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, और क्या पढ़े थे इसके बारे में, दिस इज ए, तो दिस इज A ट्रांसपोज माइनस A, और विथ नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो A माइनस A ट्रांसपोज, विच इज़, ये डायरेक्टली आ गया, इसका जो ट्रांसपोज है विथ नेगेटिव टाइम्स आ गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ये नहीं, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक एक प्रॉपर्टी पढ़ा है और जिसको आप हमेशा याद रखेंगे कि ए भैया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड एक और रिजल्ट है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ये सेकंड रिजल्ट इसी से रिलेटेड है ना। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा और वो क्या है उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को ए की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्या बोला मैंने कि किसी भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे बेस्ड आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जेई में नहीं पूछेगा, एज ए रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है ना। तो आप इसमें लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज क्या बोला, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस दिख रहा है बीच वाला, ये क्या दिख जाएगा आपको, माइनस। तो यहाँ सम ऑब्लिक डिफरेंस भी कई सारी बुक में लिखा रहता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे मैं सम के लिए लिखवा रहा हूँ, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सवाल ये उठता है कि ये कैसे आया। मैंने कहा कि सवाल ये उठता है कि ये कैसे आया। तो बच्चों इसका ये तरीका है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या किया था, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक कहा था। तो ये बाई 2 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1/2 एज ए फैक्टर की तरह रहेगा। तो ये आपको चेक करोगे तो इसका ट्रांसपोज सेम आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक कन्फर्म हो जाएगा। और इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स ए के मतलब उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो इससे ये स्क्यू सिमेट्रिक कन्फर्म होगा। ये पहला है। इसमें जो सेकंड रिजल्ट होता है या क्वेश्चंस, आप इसको नोट करिए, लिखिए, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं देन ये एज ए रिजल्ट के तौर पे आप याद रखिएगा, ए बी प्लस बी ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए निकालोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और दूसरा रिजल्ट ये होता है कि ए बी माइनस बी ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखो ये मेरे कहने से नहीं होगा, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे। और क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर इसको सिमेट्रिक अगर आपको प्रूफ करना है तो इसका आप चुपचाप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अगर उसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव टाइम्स के इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो जैसे इसका अगर प्रूफ करना है ना, या सॉल्यूशन जो भी आप लिखना चाहें लिखिएगा। तो जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है, हम लोग चाहते हैं कि ए बी प्लस बी ए का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर दिख भी गया ना आपको कहीं क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में ये ट्रांसपोर्ट वर्ड तो घुस ही जाना चाहिए। उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, जिसमें रिवर्सल लॉ आपको कहा था कि याद रखिएगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है कि वो याद हो जाती हैं एक बार पढ़ोगे तो क्या करेंगे, पहले एडिशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो रिवर्सल लॉ लगाओ यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज
और यहाँ पे लिखोगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब सवाल ये उठता है कि अब इनकी वैल्यू कहाँ से लाएं, तो क्या दिया हुआ था, ए एंड बी क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा है कि भैया ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए एंड बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये लिखोगे बी ए और ये ए बी। अच्छा ये बताओ ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए के इक्वल होती है ना, होती है कि नहीं। मैंने बताया था कि एडिशन आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। तो ये तो ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए लिख लेंगे। और दिस इज, अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया तो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। और अगर इसके नेगेटिव टाइम्स के इक्वल आया होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर कुछ नहीं आता तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन तो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए इसके बाद आप रिजल्ट लिखिए, हैंस ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज सेम आ गया तो ये सिमेट्रिक हो गया। दूसरा रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे कि ए बी माइनस बी ए का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना, इसका भी ट्रांसपोज। तो पहले एडिशन का रूल, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फिर रिवर्सल लॉ, क्या होता है रिवर्सल लॉ, तो यहाँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा आपका बी ए माइनस ए बी, क्योंकि ए ट्रांसपोज आपको ए और बी ट्रांसपोज बी दिया है, क्योंकि हमने लिखवाया था इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यहाँ आपको पता चलता है कि ए बी माइनस बी ए विथ नेगेटिव साइन आ गया। तो इससे बच्चों हम लोगों को क्या कंफर्म हुआ, क्या कंफर्म हुआ कि ए बी माइनस बी ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसपोज कर देंगे। और रिवर्सल लॉ जो बच्चों हमने बताया था ना, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दूँ ये कैसे हुआ। तो ये ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी हुई थी, तो ए ट्रांसपोज को हमने ए के इक्वल लिख दिया और बी ट्रांसपोज को बी के इक्वल लिख दिया। फिर आपने क्या किया, इसको सिमेट्रिक या स्क्यू वॉट एवर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में नहीं जाना है, ये दिख गया ना भाई साहब, तो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज कर दिया, तो ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसके लिए अपना रिवर्सल लॉ काम आएगा। तो रिवर्सल लॉ अप्लाई करोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो बी ए और ये ए बी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी हुई थी, ये स्पेसिफिक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस दी रहेंगी तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और बी ए प्लस ए बी को ए बी प्लस बी ए तो लिख ही सकते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ये उसी के इक्वल आ गया, तो इससे सिमेट्रिक कन्फर्म हो गया। सिमिलर लॉजिक से मैंने दूसरा भी बता दिया कि आपका ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होता है वो विथ नेगेटिव टाइम्स ए बी माइनस बी ए के इक्वल आता है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, बताओ, हमारे साथ बोलो, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर है तो आप हमारे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, है ना। कई बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास के बारे में कह रहे हैं, लाइव क्लास भी हम जल्दी से आएंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं एक बार चाहता हूं कि थोड़ा बहुत चीज़ें हम बता दें आपको, फिर लाइव क्लास में तभी तो डाउट पूछोगे कि सर आपने ये बताया था तो इसका ये डाउट है ना। कुछ पढ़ाए हैं नहीं, डाउट ही बताने चल दिए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, है ना, 1-2 दिन और आप वेट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ए बी प्लस, याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक और ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम लोग करते हैं इस पर क्वेश्चन। सवाल तो ये हुआ, थ्योरी व्योरी तो पढ़ लिए, है ना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आए तो ट्रांसपोज लेना है, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई दिमाग में। यस, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो पहले बोर्ड टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा और उसके बाद जेई में जे एडवांस टाइप का।
है ना। तो देखो बच्चे, जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 1937 और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, ए क्या है सिमेट्रिक, बी है स्क्यू सिमेट्रिक और आपको डिटर्मिनेंट ए पूछा है, याद रखना डिटर्मिनेंट ए। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का जो अप्रोच होता है, हम इस तरह के क्वेश्चन दो मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड है ना। पहला ये है कि बेसिक डेफिनेशन यूज़ कर लें, जो हमने पढ़ा है उसको यूज़ कर लें, और दूसरा है कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करें। तो मेथड 1 मैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे बता दे रहा हूँ, है ना। मेथड ये 1 है, ध्यान से देखिएगा, और ये अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। तो आपको दिया है कि ये सिंस ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और बी ट्रांसपोज बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी। पहली इक्वेशन आपके पास थी कि ए प्लस बी की वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो ये है 1937, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं कहूँ कि दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लो, तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या लिखोगे, इधर भी ट्रांसपोज कर दोगे 1937 का होल ट्रांसपोज। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है, तो इसको आप चाहें तो एक स्टेप और लिख लीजिए, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, दिस इज़ 1937। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए प्लस बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये आएगा 1937। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल्स हैं, मतलब वेरिएबल्स यहाँ मैट्रिक्स हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए तो मैट्रिक्स ए निकाल लिया जाए, तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 + 2 क्या मिलेगा बताइए, देख के बताइए फटाफट। ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2a, और इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, फिर 9 + 3 10, सॉरी 9 + 3 कितना होता है 12, है ना। 10 नहीं होता 12 होता है। और फिर 3 + 9 अगेन 12, और 7 + 7 14। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, ये 1 6 6 और 7, यहाँ तक मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं, और वो कैसे आएगा, तो कहोगे ये तो 2 × 2 का है, ये तो बहुत सिंपल होता है। क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 × 7 माइनस 6 × 6 इज़ 36, तो ये कितना हो गया -29। तो एक तरीका ऐसे हो गया करने का। क्या बताया मैंने कि ए आपको सिमेट्रिक दिया है और बी स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी के इक्वल है। ये जो इक्वेशन है इन दोनों को ट्रांसपोज कर लिया। देखिए हम एकदम बेसिक से बताए हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि भैया एग्जाम में इतना स्टेप लिखने का फुर्सत कहाँ है, कहाँ फुर्सत है। 75 क्वेश्चन तो इन्होंने पूछ रखे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। तो आप क्या करना, ये तो मैंने बेसिक बताया ना, एक बार चीज़ों को एब्जॉर्व कर लोगे अच्छे से तो फिर ये तुरंत आप स्टेप ले सकते हैं। इसका ट्रांसपोज मारिए तो क्या लिखोगे ए, इसका ट्रांसपोज मारेंगे माइनस ऑफ माइनस प्लस बी हो जाएगा, और ये 1937 को 1937 लिखिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, ए आएगा, ए का डिटर्मिनेंट आएगा, ए के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैंने बताया कि इसके करने के दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने डिस्कस कर दिया। अब सवाल ये उठता है ये दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है उसको मैं बताता हूँ। और ये जो सेकंड बच्चों मेथड बताऊँगा ना, ये जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैट्रिसेस को जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मतलब कॉम्बो, तो आप कह सकते हो कि ये जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो हम पीएनसी में अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड है, मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ये 1 6 6 1 7 आ जाएगा,
तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 7 और ये 6 इज 36, तो 7 माइनस 36 कितना हो गया 29। यहाँ तक सही है, -29। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू है -29। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जहाँ भी -29 दिखे टिक कर देना उसको, ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड बच्चों ये है, जिसको मैं कह भी रहा था कि परमिटेशन कम्बिनेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, मेथड 2 में आपको क्या किया जाता है, मेथड 2 में क्या करेंगे, देखिए ए आपको दिया हुआ है सिमेट्रिक। तो मैंने क्या बताया था सिमेट्रिक के बारे में, कि पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को फिक्स कर देंगे। तो जैसे ए लिखा और यहाँ बी लिखा, और कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ सी किए तो यहाँ भी सी, क्योंकि इसको सिमेट्रिक मानना है। और b की वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, तो क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को 0, और अगर यहाँ d लिखेंगे तो दिस इज़ माइनस टाइम्स d। तो हमने सिमेट्रिक मान लिया और स्क्यू सिमेट्रिक, इन्होंने दिया था a सिमेट्रिक b स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने एज्यूम कर लिया। अब आपको a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी हो जाएगा आपका a माइनस 0 a, c माइनस डी, यहाँ हो जाएगा c प्लस डी, और ये b, ठीक है ना, a माइनस बी कर दिया। और ये वैल्यू आपको गिवन है 1937। तो आपको क्या दिखा यहाँ से, कई एलिमेंट्स, तो दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। तो a इक्वल टू क्या मिला आपको 1, b इक्वल टू 7, और c प्लस डी मिल गया आपको कितना, c प्लस डी इज़ 3 एंड c माइनस डी इज़ 9। तो हमें c निकालना है, तो c की वैल्यू आप निकालोगे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके तो आ जाएगी 6, जिससे आपका जो a है मैट्रिक्स वो कम्प्लीटली नोन हो जाएगा। ये दिस इज़ 1766। और बच्चों एक बार ये भाई साहब मिल गए तो इनका डिटर्मिनेंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज़ 6 माइनस क्या लिखेंगे 7 माइनस और ये 36 विच इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स 29, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू विच इज़ -29। तो देखो ये मैं कह रहा था कि इसको परम्यूटेशन कम्बिनेशन में लॉजिक कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हमें परम्यूटेशन कम्बिनेशन में मैट्रिक्स बनाना हो और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स को असाइन करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमें पता है कि जैसे इधर अरेंजमेंट जो लिखते हैं वहीं अरेंजमेंट इधर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो आपके पास इसको अरेंज करने की चॉइस होती है और इसको, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर स्क्यूज बनाना है तो आपका ये तो आपका रिजर्व रहता है 0 0, आपके पास चॉइसेस सिर्फ इसकी है। और ये फैसिलिटी आप कह सकते हो तभी मिलेगा जब इक्वल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ़ नेगेटिव वैल्यू सेम दी हों, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। तो ये अभी हम लोग क्या है मैट्रिसेस पे फोकस किए हैं, तो भले उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, जब परम्यूटेशन कम्बिनेशन बताएंगे तो आप देखोगे उसमें JEE 2009 और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो अगर आपको बेसिक मैट्रिक्स का आता है तो वहाँ पे बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, वो हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हो, उसको हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए ये जेई 2012 का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्वेश्चन में लिखा है पी बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट पी ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई एंड जो x है देयर इज ए कॉलम मैट्रिक्स x और नॉट इक्वल टू 0 0 0 का मतलब होता है बच्चों कि इसके सारे एलिमेंट्स आपके जीरो नहीं हो सकते। तो आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो ट्रू होगा। आप आराम से पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नोट करने के बाद इसको अटैम्प्ट करिए और फिर इसका देखते हैं जो अभी तक हमने थ्योरी बताई है क्या उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हाँ तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो कुछ और पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे जिससे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर लें। वैसे हमने थ्योरी आपको बता रखी है। अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि जब भी आपको ट्रांसपोज दिखे तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और कहीं ना कहीं इक्वेशन को ट्रांसपोज लेना है, इसकी ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये भी है आपके पास ऑप्शन कि आप P 3x3 की क्या दिया हुआ है सिमेट्रिक P 3x3 मैट्रिक्स है तो आप उसको इन जनरल एज्यूम करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो और डायरेक्टली आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। और इसका एक स्मार्टर वे होता है कि ये 2p प्लस आई के इक्वल दिया है ना इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो P ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस इज़ 2p प्लस आई का होल ट्रांसपोज। क्या बताया था इसको, P ट्रांसपोज का ये हो जाता है P ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू P एंड दिस इज़ 2p ट्रांसपोज प्लस आई एडिशन रूल। अब मैंने क्या बताया है कि आपको ये देखो ध्यान से P ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है तो आपने यहाँ पे रख दिया। इससे हमें पता चला कि P की वैल्यू मिल गई है ना। ये P इक्वल टू क्या मिल रहा है तो 4p प्लस 3 टाइम्स आई है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P इक्वल टू माइनस टाइम्स आई। और आपको क्या करना है यहाँ पे तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो P टाइम्स x की वैल्यू माइनस टाइम्स आई एक्स। और मैंने एक चीज़ ध्यान रखो क्या बताया था, a इंटू आई इक्वल टू ए। तो सिमिलर लॉजिक से i इंटू एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स x के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्या करना है आपको कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, एक तो मैंने बताया कि आप 3x3 अगर मैट्रिक्स एज्यूम करो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो एक तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि आप P ट्रांसपोज की वैल्यू 2p प्लस आई जो दिया है उसमें आप दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दो। तो P ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपका P बन जाएगा और ये 2p टाइम्स ट्रांसपोज प्लस आई। अब हमने क्या किया, इस P ट्रांसपोज की वैल्यू P के टर्म्स में पता है तो यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से आपको P की वैल्यू 4p प्लस 3i के इक्वल आ गई। तो ये माइनस 3p इक्वल टू 3 टाइम्स आई, तो P इक्वल टू माइनस आई। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक स्टेप और लिख दीजिएगा, दिस इज माइनस टाइम 3p इक्वल टू 3 टाइम्स आई। तो यहाँ से आपको P की वैल्यू कितना मिला, माइनस टाइम्स आई। फिर दोनों तरफ हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज़ px। अब सवाल ये उठता है x से क्यों x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको x से मल्टीप्लाई करता हुआ दिख रहा था इसलिए आपने x से मल्टीप्लाई किया है। और ये आ गया माइनस टाइम्स आई और p टाइम्स x इक्वल टू माइनस टाइम आई एक्स। तो इस तरह से हम लोग अपना डिस्कशन कंप्लीट किए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। बच्चों हम रिवाइज जो क्लासेस कर रहे हैं आप क्लास को एंजॉय करिए, अपनी तरफ से चीज़ें कोशिश करते रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो रिवीजन क्लास करा रहा हूँ इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। जितने बच्चे जुड़ेंगे, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको पैसे नहीं देना है। कई तो सोच रहे हैं कि पैसे मांगेंगे, बिना पैसे का कुछ होता नहीं है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे लिए पैसा ये है कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आपसे हम पैसा कुछ नहीं मांगेंगे। ये पूरा रिवीजन क्लास फॉर 2020 ये आपका फ्री है। और जितना आप जुड़ोगे हमसे और उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप हमारे चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी बच्चों को जोड़िए, है ना। जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मूव करें, जिनको अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
कि आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद रिवाइज़ करना ना भूलें। आपके पास जो भी मटेरियल हैं उसको आप ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा मटेरियल चाहिए तो हमारा जो वेबसाइट है www.futureiitn.com पे जाइए और प्रैक्टिस सीट वाली सेशन से आप वो डाउनलोड ज़रूर करिए। हमने सभी सीट एक साथ दे दिया है, केवल उसमें 2 टॉपिक मिसिंग है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग। तो उसके लिए आप हमारी केवल क्लास कर लोगे तो इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% दोनों टॉपिक में स्कोर भी कर लोगे और 2 क्वेश्चन आता भी है उससे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है तो आप इसको रिवीजन करेंगे और इसके बाद की जो क्लासेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। उसमें हम 1 दर्जन प्रॉपर्टी बताएंगे। 1 दर्जन मतलब 12 प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो इस क्लास, ये जो क्लास अभी मैंने लिया और अगली क्लास, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर मिस कर दिए ना तो फिर बेटा, फिर बता रहा हूँ, फिर गलत हो जाएगा, है ना। आप अगर चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छा स्कोर करो, तो ये दोनों क्लास काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको मिस मत करिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।